नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर अध्ययन कर रहे हैं और इससे संबंधित हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके पहले पार्ट में हमने अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड का अध्ययन किया है। उसके दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पूर्वी पठार और पूर्वोत्तर के पठार का अध्ययन किया है और जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें दक्कन के पठार और सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। आज प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित चौथा पार्ट होगा और इसके अंतर्गत हम लोग दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट का डिटेल में अध्ययन किया जाएगा और यही प्रायद्वीपीय पठार का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे एक अलग से वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग दक्षिण की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन करते हैं, वह किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण की पहाड़ी जो है, दक्षिण की पहाड़ी का यहाँ पे सेंस है। हम एक बार फिर से आपका रिवाइज करवा देते हैं। ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ तक का सेक्शन प्रायद्वीपीय भारत में आता है। इसमें से हमने सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि का अध्ययन किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा है जिसमें है पूर्वी पठार और यहाँ पर पढ़ा है पूर्वोत्तर का पठार। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा है सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको हमने पढ़ा है दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार को भी हमने, एक है दक्कन का ट्रैप, एक है कर्नाटका का पठार, एक है तेलंगाना का पठार और एक है आंध्रा का पठार। इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वह दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण की पहाड़ियाँ का मतलब अब यहाँ पे सेंस है, यह ना तो पूरी तरीके से पश्चिमी घाट के सेक्शन में आती हैं और ना तो पूरी तरीके से पूर्वी घाट के सेक्शन में आ जाती हैं। इसलिए इसको दक्षिण की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा डिस्कशन किसका होगा? दक्षिण की पहाड़ियाँ। तो देख लेते हैं दक्षिण की पहाड़ियाँ में कौन कौन सी प्राकृतिक संरचना है जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण की पहाड़ी में 3 पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। सबसे पहले जो है वह है नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। यहाँ पर पड़ेगी नीलगिरी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर है अन्नामलाई और तीसरी जो है उसका नाम है कार्डेमम। क्या नाम है? कार्डेमम। इसको आप एटलस में जूम करके देखिएगा, वहाँ पे आपको स्पष्टता पूर्वक दिखाई पड़ेगा। तो सही है, यहाँ पर हमने कहा कि 3 पर्वत यहाँ पर श्रेणी है दक्षिण में, जिसका नाम है नीलगिरी, दूसरे का नाम है अन्नामलाई और तीसरे का नाम है कार्डेमम। यहाँ पर यह सीरियल ना करिएगा, यह सीरियल थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 संरचनाएं हैं। सबसे पहले है नीलगिरी, दूसरा है अन्नामलाई और तीसरा है कार्डेमम। नीलगिरी जो है, नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। जबकि बाबा बूदन की पहाड़ी किसका पार्ट है? कर्नाटक के पठार का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, जो मलनाड वाला सेक्शन था कर्नाटक के पठार का, वहां पर है बाबा बूदन की पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम था कुद्रेमुख। लेकिन यहां पर जो नाम है उसका नाम क्या है? दोदा बेटा है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, इन नीलगिरी को हम लोग अभी आगे फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी तो बस इतना समझिएगा कि दक्षिण का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है नीलगिरी, दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें है अन्नामलाई। कौन है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनाईमुडी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी इससे ऊंची कोई दूसरी पर्वत चोटी पूरे प्रायद्वीपीय भारत में नहीं है। पूरे भारत की हम बात नहीं कर रहे, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, जिसमें केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार है, पूर्वोत्तर का पठार है, दक्कन का पठार है। इन सभी संरचनाओं में सबसे ऊंची अगर कोई संरचना है तो उसका नाम है अनाईमुडी।
जो किसका पार्ट है, अन्नामलाई का पार्ट है। और अनाईमुदी भी क्या है, एक पर्वतीय गांठ है। नीलगिरी भी क्या है, एक पर्वतीय गांठ है। कैसे, जैसे पामीर का पठार एक पर्वतीय गांठ है, पामीर की गांठ उसको कहते हैं, जहाँ से देखते हैं कि कई तरफ पर्वत की श्रेणियाँ विस्तृत हुई हैं। उसी प्रकार नीलगिरी के तीनों तरफ पर्वत श्रेणियाँ हैं, अनाईमुडी के भी तीनों तरफ पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्यों, क्योंकि यह भी एक पर्वतीय गांठ है। साथ में जो तीसरी संरचना उसका नाम है कार्डेमम। कार्डेमम का एक नाम और है, उसको कहते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या नाम देते हैं, इलायची। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलायची की ज़्यादातर खेती की जाती है। इस आधार पर इसे हम लोग कार्डेमम को क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी। यहाँ पर एक कार्डेमम, यहाँ पे केवल एक ही मात्रा रहेगी और यहाँ पर आधा मा रहेगा कार्डेमम। तो यह कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है। साथ में यहाँ दिया है कि अनाईमुदी क्या है, एक पर्वतीय गांठ है। तो यह अनाईमुदी क्या है, एक पर्वतीय गांठ है, जिसके एक तरफ आप देखेंगे नीलगिरी है। कौन है, नीलगिरी है। एक तरफ आप देखेंगे पालनी है। क्या है, पालनी है। और एक तरफ देखेंगे तो अन्नामलाई है। कौन है, अन्नामलाई। यानी इस अनाईमुदी पर्वतीय गांठ के तीनों तरफ तीन पर्वतीय संरचना है। एक तरफ आप देखेंगे तो पालनी है। कौन है, पालनी है। एक तरफ देखेंगे तो कौन है, नीलगिरी है। और एक तरफ देखेंगे तो कौन है, अन्नामलाई है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अनाईमुदी एक पर्वतीय गांठ है। जैसे पामीर की गांठ है, जैसे नीलगिरी की गांठ है, वैसे अनाईमुदी भी एक पर्वतीय गांठ है। स्पष्ट हो गया। अगर उसके बाद हम और बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि एक क्रम में नहीं है, क्रम सिर्फ 3 है। दक्षिण की पहाड़ी में 3 आपको मुख्य संरचना मिलती है। सबसे पहली संरचना कौन सी है, उसका नाम है नीलगिरी, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोता बेटा। दूसरी है अन्नामलाई, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी, जो एक पर्वतीय गांठ है, जिसकी एक तरफ पालनी, एक तरफ नीलगिरी और एक तरफ अनाईमुडी है, मतलब अन्नामलाई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक संरचना और है, जिसका नाम है नागरकोयल की पहाड़ी। क्या नाम है, नागरकोयल की पहाड़ी। और यह दक्षिणतम एक प्रकार से पहाड़ी है, सबसे नीचे मिलेगा यहाँ पर, और उसका नाम है नागरकोयल। और यहीं से जो नदी निकलती है उसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। क्या नाम है, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, जो कहाँ पे अपने जल का विसर्जन करती है, बंगाल के खाड़ी में। हम लोग नदी वाले सेक्शन में इसको डिस्कस किए थे। वैसे अगर पूछा जाए कि यह कहाँ से निकलती है और नागरकोयल नहीं दिया है विकल्प में, तो आप वहाँ पे कौन सी पहाड़ी लगाएंगे, यही जो कार्डेमम वाली है, जिसको हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं, यहीं से इसकी उत्पत्ति मान ली जाती है। जबकि वास्तविक उत्पत्ति कहाँ पे है, नागरकोयल की पहाड़ी में। और ये कहाँ पर है, दक्षिणतम बिंदु पे है, एकदम दक्षिण में नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा लास्ट पॉइंट पर अगर कोई पर्वत चोटी है तो उसका नाम क्या है, नागरकोयल की पहाड़ी। और यहीं पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी है। और पहाड़ी कौन सी है, नागरकोयल। तो चोटी और पहाड़ी में अंतर होता है, इस चीज़ को स्पष्ट किए रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। और एक महेंद्रगिरी आपको और मिलेगी, वह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर मिलेगी, उड़ीसा में है। और जबकि एक महेंद्रगिरी कहाँ मिलेगी, दक्षिण में, यानी तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो उसका नाम है नागरकोयल। तो दोनों में स्पष्ट रखिएगा, अगर पहाड़ी आ गई तो नागरकोयल है और चोटी आ गई तो महेंद्रगिरी है। जबकि दक्षिण की पर्वतीय क्षेत्र में 3 संरचनाएं मुख्य रूप से आती हैं, नीलगिरी है, अन्नामलाई है और कार्डेमम है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नीलगिरी के बारे में थोड़ा और स्पष्टता हासिल करते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम है दोदा बेटा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मुख्य है क्या, कि यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है टोडा जनजाति। तीसरा पॉइंट है कि यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यानी आप देखेंगे इधर से आ रहा है पश्चिमी घाट और इधर से आ रहा है पूर्वी घाट, तो यही नीलगिरी के पास में दोनों संरचनाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं। यानी अब यहाँ पर आप यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि यह सेक्शन
पश्चिमी घाट का है और यह सेक्शन पूर्वी घाट का है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल काफ़ी संकरा हो जाता है और जब यहाँ का लैंड मास काफ़ी संकरा हो जाता है तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर दोनों घाट मिलते हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर जो पहाड़ी है उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी को ही इसलिए हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। और इसी के दक्षिण में जितनी भी अवसंरचनाएं हैं वह ना तो पश्चिमी घाट के दायरे में पूरी तरीके से आएंगी और ना तो पूर्वी घाट के दायरे में पूरी तरीके से आएंगी। जबकि इसके ऊपर की जितनी संरचनाएं हैं नीलगिरी के ऊपर से, वे संरचनाएं हैं या तो पश्चिमी घाट में आ जाती हैं या तो पूर्वी घाट में आ जाती हैं। जबकि नीलगिरी और नीलगिरी के दक्षिण की सारी संरचनाएं ना तो पूरी तरीके से पूर्वी घाट में हैं और ना तो पूरी तरीके से पश्चिमी घाट में है। एक पॉइंट और यहाँ पे है कि यह नीलगिरी भी एक पर्वतीय गांठ है, जैसे पामीर की गांठ है या अनाईमुदी की गांठ है। जितने पॉइंट को आप याद रखिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा और इससे ज़्यादा पूछने की कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर भी यदि कोई पॉइंट बचता है तो उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डील कर लेंगे। अब फिर हम देखते हैं कि जो दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है, इसी को एक दृष्टिकोण से और देखा जाता है और वो दृष्टिकोण है कि यहाँ पर दो घाट पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा था थाल घाट है, भोर घाट है, उसी प्रकार दो घाट या दो दर्रे और पाए जाते हैं। एक का नाम है पाल घाट और एक का नाम है सिमकोट्टा गैप। क्या नाम है? सिमकोट्टा गैप। यहाँ पर सिमकोट्टा का थोड़ा गलत हो गया है तो थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, ये सिमकोट्टा होना चाहिए। यहाँ पर एक आधा टा भी रहेगा फिर पूरा टा रहेगा, तो सिमकोट्टा गैप है। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर मिलता है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। उसके बाद है यहाँ पर अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। और इसके बाद यहाँ पर है कार्डेमम। यानी तीन संरचनाएं हैं, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम। तो यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, यानी इस नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक घाट है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक घाट है जिसका नाम है पाल घाट। यानी यह एक प्रकार से दर्रा है। कहाँ कहाँ पे? इसी अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य में जो एक दर्रा है उसी का नाम है पाल घाट। यानी अगर अरेंज करना हो उत्तर से दक्षिण में तो पहले नीलगिरी है, फिर पाल घाट है, फिर कौन सी है? अन्नामलाई है। और ये पाल घाट जो है, पाल घाट दो संरचनाओं को अलग करती है और साथ में दो संरचनाओं को जोड़ती भी है। तो किसको किसको अलग करती है? नीलगिरी को अलग करती है अन्नामलाई से। तो नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करने वाले घाट या दर्रे का क्या नाम है? तो पाल घाट। और इसी दर्रे से एक रास्ता गुजरेगा, क्योंकि यदि किसी को इस तटवर्ती मैदान से यदि मान लेते हैं मध्यवर्ती भाग में जाना हो तमिलनाडु वाले में, तो उसको पश्चिमी घाट को क्रॉस करने के लिए किसी न किसी दर्रे का सहारा लेना पड़ता है। और वहाँ पर जो सहारा लिया जाता है उसका नाम है पाल घाट। और पाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, कनेक्ट किसको किसको करेगा? तो यहाँ पर है केरल में, उसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है? कोच्चि। और इधर जो स्थान है उसका नाम है कोयम्बटूर। क्या नाम है? कोयम्बटूर। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला जो घाट है उसका नाम है पाल घाट। और यह पाल घाट दर्रा किसको किसको अलग करता है? तो नीलगिरी को अलग करता है अन्नामलाई से। इसी प्रकार जो अगला गैप है उसका नाम है सिमकोट्टा गैप। क्या नाम है? सिमकोट्टा गैप, या कहीं कहीं आप देखेंगे सेनकोट्टा गैप भी आता है। यह जो गैप है यह भी क्या करता है? दो प्राकृतिक संरचनाओं को अलग करता है। और किसको किसको अलग करता है? अन्नामलाई को अलग करता है। किससे? कार्डेमम से। यानी इसके एक तरफ आप देखेंगे तो अन्नामलाई है और दूसरी तरफ कौन है? कार्डेमम है। तो अब क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले नीलगिरी है, फिर पाल घाट है, फिर अन्नामलाई है, उसके दक्षिण में है सिमकोट्टा गैप और उसके दक्षिण में कौन है? कार्डेमम। और कार्डेमम के दक्षिण में कौन है? नागरकोयल है और वहीं पर है महेंद्र गिरी। तो यह क्रम है। लेकिन यहां पर जो सिमकोट्टा गैप है किसको किसको अलग कर रहा है? अन्नामलाई को अलग करता है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी से। लेकिन जोड़ता किसको है? जैसे पाल घाट जोड़ रहा था कोच्चि को कोयम्बटूर से,
उसी प्रकार सिमकोट्टा गैप जोड़ेगा इधर तिरुवनंतपुरम को, जो केरल की राजधानी है, इसको जोड़ता है मदुरई से। किसे जोड़ता है? मदुरई से। और मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार आप इन बिंदुओं को एकदम स्पष्टता पूर्वक याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। हम लोग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में 4 घाट का अध्ययन किए। एक था थाल घाट, एक था भोर घाट, एक है पाल घाट और चौथा कौन सा है? सिमकोट्टा गैप। तो इन पे आपको डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट का अध्ययन कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और इसको कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, देखिए पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान दोनों में अंतर है। घाट का मतलब होता है एक पर्वतीय संरचना, यानी अगर कोई मैदान है और यह इसका एक भाग अगर मान लेते हैं फ्रैक्चर्ड होकर के नीचे चला गया, तो यदि आप नीचे से इधर जाना चाहेंगे तो आपको दीवार जैसी खड़ी संरचना नजर आएगी, और वही संरचना एक पर्वत श्रेणी के रूप में नजर आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय, मतलब पश्चिमी घाट। जबकि अगर इस तरफ से आप जाएंगे तो यह प्लेन ही नजर आएगा, लेकिन जब सागर की तरफ से, अरब सागर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर खड़ी संरचना नजर आती है, और वही क्या है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट तो वही है, लेकिन जो मैदान है तो इस पर्वतीय क्षेत्र से, यानी जो पठारी क्षेत्र, यहाँ से जब कुछ अवसाद निचले क्षेत्र में वेदरिंग के दौरान अगर डिपॉजिट किए जाते हैं तो वहाँ पर जो मैदान बनता है वह मैदान एक अलग संरचना है और घाट एक अलग संरचना है। तो पश्चिमी घाट यानी जहाँ तक एक खड़ा कगार है वो पश्चिमी घाट के दायरे में आता है, और जबकि जो मैदान है वह तो पूरा आप देखेंगे तापी नदी से शुरू होता है, नीचे कन्याकुमारी तक आएगा, यानी यहाँ से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा? कन्याकुमारी तक वो आ जाता है, पूरे लास्ट पॉइंट तक आएगा। लेकिन घाट यहाँ तक नहीं आएगा, घाट कुछ लिमिटेड क्षेत्र तक आएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसी का अध्ययन करना है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं, और सह्याद्री कहने के पीछे जो बेसिक रीजन है कि यहाँ की जो वर्षा है वह औसत वर्षा से काफ़ी ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होने के पीछे जो कारण है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, और इस आधार पर इसको हम लोग सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। तो इसका पहले सामान्य परिचय ले लेते हैं कि सह्याद्री की पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका उत्तर में जो चौड़ाई है, इस सह्याद्री की पहाड़ी की जो उत्तर में इसका चौड़ापन है वह कितना है? आप देखेंगे 50 किलोमीटर चौड़ा है। जबकि जब दक्षिण की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो दक्षिण में जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 65 से 80 किलोमीटर है। अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो कुल लंबाई इसकी है 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, यानी एवरेज हाइट कितनी है पूरे पश्चिमी घाट की, तो वह है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। और अगर बात किया जाए कि इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई, जो हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी है। और हरिश्चंद्र किसका पार्ट है? दक्कन के ट्रैप का। दक्कन का ट्रैप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो दक्कन के पठार में जो दक्कन का ट्रैप है, उस दक्कन के ट्रैप में सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र है, और उसी हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई, और यह कलसूबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जबकि अनाईमुदी जो है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि पश्चिमी घाट की। क्यों? क्योंकि घाट वाला सेक्शन यह यानी तट के समीप पाया जाता है, जबकि आप अनाईमुडी की बात करेंगे या दोदा बेटा की बात करेंगे या फिर कुद्रेमुख की बात करेंगे, ये जो संरचनाएं हैं यह पश्चिमी घाट के दायरे में पूरी तरीके से नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी आप प्रश्न के अनुसार जवाब दीजिएगा, उसके लिए हम लोग कुछ प्रश्नों पर भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बस इतना समझिएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? कलसूबाई है। तो ये तो हो गया। और अगर हम यहाँ पर यानी 3-4 पहला पॉइंट क्या है कि उत्तर में यह 50 किलोमीटर है, दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर है, कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 1200। हाँ, एक प्रश्न पूछा जाता है
कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर में ज़्यादा है कि दक्षिण में ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण में ज़्यादा है। किधर ज़्यादा है? दक्षिण में ज़्यादा है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जो अनाई मुदी है वो दक्षिण में ही पाई जाती है, और इस आधार पर हम लोग ये कह देते हैं कि पश्चिमी घाट दक्षिण में औसत रूप से ऊंचा है उत्तर की अपेक्षा। तो ठीक है, और उसके पीछे भी कारण है कि जब यह भारतीय प्लेट जाकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराई है तो इसका जब अगला हिस्सा झुकता है तो पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? उठ जाता है। तो इधर का हिस्सा कुछ ऊपर उठ जाता है और इधर का हिस्सा कुछ नीचे चला जाता है, और उसी कारण यहाँ पर भ्रंशन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और उसी फ्रैक्चर में नदी बहती है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, सोन, ये सब नदियाँ उसी में बहती हैं। तो खैर ठीक है, वो सब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो पश्चिमी घाट से संबंधित एक सामान्य परिचय था कि पश्चिमी घाट की उत्तर में चौड़ाई क्या है, दक्षिण में चौड़ाई क्या है, औसत लंबाई क्या है, औसत ऊंचाई क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। इसका जो सबसे उत्तरी सेक्शन है, यानी इस पूरे पश्चिमी घाट को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला जो भाग है, यानी सह्याद्री की पहाड़ी का 3 पार्ट में विभाजन होगा। एक पार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तटीय मैदान। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक छोटा सा पॉइंट फिर हम विभक्त करेंगे कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान में सकरा परंतु, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो पश्चिमी घाट है, और एक पॉइंट दिया है पश्चिमी तटीय मैदान, यानी एक घाट भी है और एक मैदान भी है। ये दोनों मैदान जो हैं मध्य में कैसे हैं? संकरे हैं, यानी इधर चौड़ाई ज़्यादा है, इधर भी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन मध्य में क्या है? ये देख रहे हैं आप, संकरा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चाहे हम पश्चिमी घाट की बात करें या पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, ये दोनों संरचनाएं उत्तर में भी चौड़ी हैं, दक्षिण में भी चौड़ी हैं, लेकिन मध्य में क्या हो गई हैं? सकरी हो गई हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसके बारे में सामान्य परिचय में ही है। यहाँ पर है पश्चिमी घाट सतत है। कैसा है? यह पूरा एक सतत संरचना है, यानी कहीं पर कटी फटी नहीं है। सिर्फ नदियों के प्रवाह से कुछ यहाँ पर दर्रों का डेवलपमेंट हो गया है, जबकि पूरी संरचनाएं कैसी हैं? पूरी सतत है। तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा गया है कि जो पश्चिमी घाट है कैसा है? सतत है तथा खड़ा कगार है। कैसा कगार है? पूरी खड़ी संरचना है, दीवार जैसी है, जिसे सिर्फ दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। यदि दर्रे ना होते तो इस तटवर्ती मैदान से आप इस मध्य प्रायद्वीप वाले सेक्शन में जा नहीं पाते, और ये दर्रे ही हैं कि जो हमको मार्ग प्रदान करते हैं। और कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, सिमकोट्टा गैप है, ये सब वही दर्रे हैं जिसके माध्यम से हम लोग मध्य प्रायद्वीपीय पठार पर जाते हैं। तो यह पश्चिमी घाट से संबंधित सामान्य परिचय था। अब इसका हम सेक्शन देख लेते हैं कि इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटते हैं। इसका जो सबसे पहला भाग है उसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। उसके बाद है मध्य सह्याद्री, फिर है दक्षिणी सह्याद्री। अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री का जो टोटल कवरेज एरिया है, उसके उत्तर में अगर देखें तो यहाँ पर तापी नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? तापी। और अगर इसके दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर है पणजी, गोवा का सेक्शन है। किसका सेक्शन है? गोवा का सेक्शन है। तो हम कहेंगे उत्तरी सह्याद्री का विस्तार तापी भ्रंश से शुरू होता है और कहाँ तक है? पणजी, गोवा तक है। और अगर हम बात करें, इसका एक नाम और है, और वह नाम क्या है? कोंकण तट। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? कोंकण तट। और इसी आधार पर कोंकण रेलवे भी चलती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कोंकण रेलवे कहाँ चलती है, तो मुंबई से गोवा के मध्य में, क्योंकि तापी के बाद ही मुंबई आता है और पणजी यानी गोवा है। तो मुंबई से गोवा जो रेलवे जाती है उसी रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे। और यह किस आधार पर नामकरण किया गया है? इसी कोंकण तट के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, कोंकण रेलवे का। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तापी
जो भ्रंश है वहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, पणजी गोवा तक है। इसके बाद जो दूसरा इसका सेक्शन स्टार्ट होता है वह पणजी गोवा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, नीलगिरी तक जाता है। और यहाँ पर कौन सी संरचना है, इसको कहते हैं मध्य सह्याद्री। क्या नाम देते हैं, मध्य सह्याद्री। अच्छा, अगर उत्तरी सह्याद्री में अगर आपसे नाम पूछा जाए कौन कौन सी संरचनाएं, तो वही सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और कलसुबाई, यही है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, यही सब संरचनाएं यहाँ पर भी आ जाएंगी। और अगर मध्य सह्याद्री कहें तो यहाँ पर पणजी से शुरू होता है और नीलगिरी तक जाता है। बीच में कौन आएगा, वही कर्नाटक का मलनाड वाला सेक्शन, और जहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी। तो यहाँ पर बाबा बूदन की जो पहाड़ी है, इसी की सबसे ऊंची संरचना क्या है, कुद्रेमुख है। क्या है, कुद्रेमुख है। और इसी मध्य सह्याद्री का एक नाम और है, उसका नाम क्या है, कन्नड़ तट। तो याद रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री को कोंकण तट, मध्य सह्याद्री को कन्नड़ तट, और जो तीसरी संरचना है इस पूरे पश्चिमी घाट का, उसका नाम है दक्षिणी सह्याद्री। क्या नाम है, दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री का एक और नाम है, क्या नाम है, मालावार तट। क्या नाम है, मालावार तट। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसी नीलगिरी से शुरू होता है और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी उसका नाम है कार्डेमम। क्या नाम है, कार्डेमम। और यहाँ पर हम कह सकते हैं या महेंद्रगिरी नाम दे सकते हैं। वैसे पूरा अगर आप देखेंगे बहुत सी किताबों में तो नाम दे देता सीधे सीधे नीलगिरी तक। कहाँ तक दे देता है, अरे कन्याकुमारी तक। कहाँ तक देता है, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो कह देता है कि जो दक्षिणी सह्याद्री है यह नीलगिरी से शुरू होता है और कहाँ तक चला जाता है, कन्याकुमारी तक। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता में क्या है कि जो महेंद्रगिरी तक है वहीं तक यह पाई जाती है, उसके बाद वाला जो सेक्शन है वह मैदानी हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्योंकि खड़ा कगार यहीं तक है, इसके बाद का जो क्षेत्र वो मैदानी हो जाता है। तो जो पश्चिम का तटवर्ती मैदान है वह कन्याकुमारी तक तो पाया जाएगा, लेकिन जो घाट वाला सेक्शन है वह घाट वाला सेक्शन कन्याकुमारी तक नहीं है। फिर भी ज़्यादातर किताबों में क्या देखेंगे कि कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, जबकि वास्तविकता में कन्याकुमारी तक घाट वाला सेक्शन नहीं है, जबकि पश्चिम का जो तटीय मैदान है वह कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है बात। तो यहाँ पर उसी के बारे में दिया है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका विस्तार कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, जबकि जो दक्षिणी सह्याद्री इसका विस्तार कहाँ तक है, महेंद्रगिरी की जो चोटी है या नागरकोयल जो पहाड़ी है वहाँ तक है। तो ठीक है, यह पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके कितने पार्ट हैं, उत्तरी सह्याद्री क्या नाम है, कोंकण तट, कहाँ से कहाँ तक है, तापी नदी से शुरू होता है, पणजी गोवा तक है। मध्य सह्याद्री क्या कहते हैं, कन्नड़ तट, कहाँ से है, पणजी गोवा से शुरू होता है, नीलगिरी तक है। तीसरी संरचना है दक्षिणी सह्याद्री, जिसको नाम दिया जाता है मालावार तट, और इसी के आधार पर एक मालावार सैन्य अभ्यास भी होता है। और यह मालावार तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो नीलगिरी से शुरू होता है और महेंद्रगिरी तक यह विस्तृत है। आगे हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट का। किसके बारे में बात कर लेते हैं, पूर्वी घाट का। तो यहाँ पूर्वी घाट के बारे में भी कुछ सामान्य चीज़ें हैं, पहले उसके बारे में जानकारी रख लेते हैं। और यह पूर्वी घाट का जो विस्तार है यह आप देखेंगे इस साइड में रहेगा, और इसके अगर टोटल लंबाई की हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है यहाँ पर 1450 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 1450 किलोमीटर, जबकि पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई कितनी थी, 1600 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट ज़्यादा लंबा है पूर्वी घाट की तुलना में। फिर यहाँ पर औसत ऊंचाई देख रहे हैं कितना है, 615, जबकि वहाँ पर 1200 से ज़्यादा था। फिर यहाँ पर चौड़ाई, हाँ चौड़ाई पूर्वी घाट की ज़्यादा है पश्चिमी घाट की तुलना में। क्यों, क्योंकि यह खड़ा कगार है, इसमें ज़्यादा अपर्दन या ज़्यादा वेदरिंग नहीं हुई है, जबकि पूर्वी घाट में ज़्यादातर इसका इरोजन हो चुका है, ज़्यादा इरोजन हो गया है, इसलिए थोड़ा चौड़ा मिलता है, जबकि पश्चिमी घाट उतना चौड़ा नहीं है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 190 किलोमीटर है। और दक्षिण में जब जाएंगे तो यह धीरे धीरे सकरा हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर है, जो पश्चिमी घाट है यह उत्तर में सकरा है और दक्षिण में क्या है, चौड़ा है, जबकि पूर्वी घाट क्या है, उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में क्या है, सकरा है। इस चीज़ में अंतर आप स्पष्ट किए रखिएगा, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको
भी हम लोग पश्चिमी घाट की तरह 3 भागों में बांटते हैं। जैसे पश्चिमी घाट का था उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, उसी प्रकार पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटते हैं। इसका जो सबसे पहला भाग या सबसे दक्षिणी भाग है, वहां पर जो संरचना उसका नाम है, उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। फिर जो आएगा उसका नाम है गोलकोंडा तट। क्या नाम है? गोलकोंडा तट। और उसके बाद जो तीसरी संरचना आती है वहां पर है उत्तरी सरकर या उत्तरी सरकार, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। और उसी को एक नाम देते हैं उत्कल, जिसका आप लोग राष्ट्रगान में बार बार देखते हैं। तो राष्ट्रगान पढ़ेंगे तो वहाँ पर उत्कल शब्द आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट है, और कोरोमंडल तट का जो विस्तार है यह आप देखेंगे फिर यहाँ पर दिख रहा है कन्याकुमारी, जबकि वास्तव में कन्याकुमारी नहीं रहेगा, महेंद्रगिरी ही रहेगा, क्योंकि कन्याकुमारी तक तो मैदान है और वहाँ तक कोई पर्वतीय संरचना मिले ये जरूरी नहीं है। तट एकदम पूरा समुद्र के तट पे पर्वत संरचनाएं नहीं है, क्योंकि उनका वेदरिंग हो जाती है, इरोजन हो जाता है। तो ठीक है, यानी इसका भी विस्तार फिर भी हम कहाँ से मानते हैं? कन्याकुमारी से मानते हैं। और कहाँ तक मानते हैं? यहाँ पे है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर कुछ संरचनाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर क्या मिलेंगी? कुछ संरचनाएं मिलेंगी। और कौन कौन सी संरचनाएं हैं उनका नाम आपको जानना चाहिए। उनमें जो सबसे पहले यहाँ पे हम दक्षिण से शुरू कर रहे हैं। किधर से शुरू कर रहे हैं? दक्षिण से। यहाँ पर सबसे पहले कौन मिलता है? उसका नाम है पालनी। क्या नाम है? पालनी। अभी जब हम लोग अनाईमुदी की बात कर रहे थे तो हमने कहा अनाईमुदी की ही पैरेलल जो संरचना है वो कौन सी है? पालनी। यानी यहाँ पर अनाईमुदी है और यहीं पे कौन है? पालनी। फिर ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो वहाँ पर कौन सी संरचनाएं मिलती हैं? स्यवराय। क्या नाम मिलता है इसका? आप इंग्लिश वर्जन एटलस में देखिएगा, वहाँ पे इंग्लिश का आप सही मानिएगा। हिंदी में चूंकि प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के टर्म को ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश का लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप एटलस में जाकर के इनका इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन है या इंग्लिश के जो टर्म है उनके शब्द को लिख लीजिएगा अपने से। तो पालनी है दक्षिण में। पूर्वी घाट की दक्षिणतम संरचना कौन है? पालनी है। फिर कौन सी है? स्यवराय है। उसके बाद कौन है? जवादी है। कौन है? जवादी है। तो यहाँ पर 3 संरचनाएं हैं, पालनी, स्यवराय और जवादी। ये तीनों संरचनाएं जो हैं यह कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। यानी ये 3 संरचना मिलेगी तमिलनाडु में। लेकिन कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक है? कृष्णा तक है। तो शेष भाग अभी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो और उत्तर चलें अभी, तो यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश में जो संरचना मिलती है वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर है पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई। क्या नाम है? पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई। अन्नामलाई नहीं, नल्लामलाई, ध्यान रखिएगा। और यह 3 संरचनाएं कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं? यानी पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई, ये तीनों संरचनाएं कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश में है। पालनी, स्यवराय और जवादी कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। नीचे से हम चल रहे हैं, सबसे नीचे में पालनी, स्यवराय, जवादी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई। और अगर इसी के जस्ट बगल में हम देखें तो यहाँ पर है तेलंगाना, और तेलंगाना में जो एक संरचना है उसका नाम क्या है? शेषाचलम की पहाड़ी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पूर्वी घाट की जो सबसे पहली संरचना है जिसका नाम है कोरोमंडल तट, जिसका विस्तार कन्याकुमारी से कृष्णा नदी माना जाता है, यह 2 राज्यों में विस्तृत है, 2 क्या 3 राज्यों में। तमिलनाडु में जो संरचना दक्षिण से शुरू होती है पालनी, स्यवराय, जवादी, आंध्रा में जो शुरू होती है उसका नाम है पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, और तेलंगाना में जो उसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य की जो संरचना है यह ज़्यादातर तो एक प्रकार से जलीय तंत्र के दायरे में आता है। फिर भी यहाँ का जो घाट है पूर्वी घाट, उसको हम कहते हैं गोलकोंडा का तट। क्या कहते हैं? गोलकोंडा तट। क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही गोलकोंडा है तो उसी के आधार पर इसका नामकरण भी है गोलकोंडा तट, जो किसके मध्य में है? कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोलकोंडा तट कहते हैं। और इन्हीं कृष्णा और गोदावरी के द्वारा जो झील बनाई गई है
उसी झील का नाम क्या है? कोल्लेरू झील। हम लोग नदी वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किए हैं कि कोल्लेरू झील एक अस्थायी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी अस्थायी झील है। अस्थायी मतलब बारिश के समय में पूरा जल से भर जाती है और शेष समय में क्या रहती है? शुष्क हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं गोलकुंडा तट। और अगर हम कृष्णा गोदावरी के मध्य में गोलकुंडा देख लिए तो यहाँ पर गोदावरी से आप जब उत्तर जाएंगे और महानदी तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? महानदी तक, तो इस वाले तट का जो नाम दिया जाता है उसका नाम है उत्तरी सरकर या सरकार, या उसी का नाम है उत्कल तट। क्या नाम है? उत्कल तट। तो 3-4 नाम से इसे जानते हैं। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गोदावरी से महानदी तक है। किसका? इसी उत्कल तट का विस्तार है। और यहीं पर आप देखेंगे उड़ीसा में एक और चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। तो हमने कहा महेंद्रगिरी 2 है, एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है और एक महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आप ना क्रिएट करिएगा। और आप देखेंगे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जब आपसे पश्चिमी घाट पूछा गया तो वहाँ पर कुछ किताबों में आपको कलसुबाई मिलेगा और कुछ में अनाईमुदी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा एथेंटिक कौन है? कलसुबाई है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू जैसा आयोग वैसा आपको जवाब देना है, उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो उसका नाम है जिंधगाड़ा। क्या नाम है? जिंधगाड़ा। और यह औरैयाकोंडा की एक उच्च भूमि है। औरैयाकोंडा की एक क्या है? उच्च भूमि है। और ये कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। किसका पार्ट है? आंध्र प्रदेश का। तो जब हम लोग अभी गोलकोंडा देखे हैं तो उसी गोलकोंडा वाले सेक्शन में ही एक पार्ट है जिसका नाम है विशाखापत्तनम की उच्च भूमि, और उसी उच्च भूमि में एक सेक्शन है जिसका नाम है औरैयाकोंडा। और औरैयाकोंडा में ही यह पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है जिंधगाड़ा। क्या नाम है? यहाँ पर नाम थोड़ा सही नहीं लिखा है, इसको ठीक से लिख लिया जाए। इसका नाम है जिंधगाड़ा। क्या नाम है? जिंधगाड़ा, ये नाम रहेगा। तो इसका नाम है जिंधगाड़ा। और यह कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम की उच्च भूमि, वहीं पर जो मूल संरचना उसका नाम है औरैयाकोंडा। और औरैयाकोंडा में यह चोटी स्थित है जिसका नाम है जिंधगाड़ा। और इसकी टोटल हाइट देखेंगे तो कितना है? 1690 मीटर है। और कहाँ पर पाया जाता है? तो एक अराकू जिला है। कहाँ पर है? अराकू जिला है। यह अराकू जिला में स्थित है। और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और विकल्प में अगर जिंधगाड़ा नहीं दिया गया है तो क्या आंसर लगाएंगे आप? औरैयाकोंडा। जबकि औरैयाकोंडा की आप मूल हाइट देखेंगे तो वह महेंद्रगिरी से भी कम ऊंची है। किसे? महेंद्रगिरी से भी कम ऊंची है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं पे मिलेगा औरैयाकोंडा। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो महेंद्रगिरी से भी कम है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज ना होइएगा कि महेंद्रगिरी की ऊंचाई ज़्यादा है और औरैयाकोंडा की कम है, क्योंकि औरैयाकोंडा में ही जिंधगाड़ा पाया जाता है और जिंधगाड़ा की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो जिंधगाड़ा की ऊंचाई के आधार पर ही हम लोग औरैयाकोंडा को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत संरचनाएं मानते हैं। तो जैसा विकल्प वैसा आपको आंसर देना है। अगर विकल्प में जिंधगाड़ा है तो जिंधगाड़ा सबसे ऊंची पर्वत संरचनाएं होगी पूर्वी घाट की, और यदि वो नहीं है तो कौन हो जाएगा? औरैयाकोंडा। महेंद्रगिरी नहीं होगा, जबकि महेंद्रगिरी देखने में आपको औरैयाकोंडा से ऊंची संरचना लगेगी। तो इस आधार पर हम लोग पूरे प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया है। इसको हमने कई भागों में विभक्त किया है। केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार है, पूर्वोत्तर का पठार है, दक्कन का पठार है, दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। इन सब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे उन सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा उस अगले पार्ट में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में उन सभी प्रश्नों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।